हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पटनी रेस पर। मैं हूं देवी सिंह। हमारा सोशियोलॉजी का ये जो है, आज हमें थिंकर वाला पार्ट शुरू करना है। हमने जो है सोशियोलॉजी के दो लेक्चर जो है डिस्कस किए थे, और दो लेक्चर हमने एक में तो ओवरव्यू कि भाई सोशियोलॉजी को क्यों रखना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन थे, और एक में मैंने ये कि भाई सोशियोलॉजी में आप 300 नंबर से ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ जो है कुछ स्टूडेंट का मार्कशीट शेयर किया था जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हुई है। इवन कुछ ऐसे भी मार्क्स वो स्टूडेंट हैं जो उन्हें सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स मिला, और उनका जैसे कि जीएस में थोड़ा कम रहा। मैंने सभी की जो है पिछले कल के लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि भाई कितने मार्क्स आ सकते हैं अगर आप पढ़ाई करें। आपको याद होगा कि अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई भटनी राइस का हमारा ये ऐप है। इस ऐप में आपको जाना है, डाउनलोड कर लेना है। वहां पे वैकल्पिक विषय एज अ सोशियोलॉजी दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे आप डाउनलोड करके और सारा सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जो इस कोर्स की फी है वो 10,000 रुपए है। और अगर कोई भी बच्चे को कोई इशू है इससे संबंधित, तो इस नंबर पे 9555031427 ये नंबर है। इस नंबर पे आप जो है सोशियोलॉजी के संबंध में कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा बैच स्टार्ट जैसे हो गया है, तो मैंने एक सोशियोलॉजी का ग्रुप भी बना लिया है। आप मुझे इसमें मैसेज करिएगा तो मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हमारा टारगेट है कि हम जो है 50 से ज्यादा बच्चे नहीं रखेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है लगातार कॉल आ रहा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। फिर अगर देखो, अगर लगातार बच्चा बढ़ता रहा, डिमांड इसकी बढ़ गई, तो इसका प्राइस भी हाइक हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो मोर देन 40,000 की है, लेकिन आपको जो है करीब 4 माह ये कोर्स चलेगा और 10,000 में मिल रहा है। सारे आपको हैंड रिटन नोट्स, आपका इग्नू का एक एक छाट करके मटेरियल, और आपको जो है रेफरेंसेस बुक, वो सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा, और हैंड रिटन नोट्स भी, और सारे लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा। देखो, याद होगा कि हमने पहले लेक्चर में हम ये देखा कि भाई यूरोप में जो है आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन और समाजवाद, समाज शास्त्र का आविर्भाव, और समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों से तुलना, और जो है समाज शास्त्र और सामान्य बोध। ओवरऑल जो है हमारा जो समाज शास्त्र एज अ डिसिप्लिन के तौर पे हमने इस जो है दो लेक्चर में हम ये वाला यूनिट को पढ़ लिया था। इससे संबंधित जो कुछ चीजें हैं रह गई हैं, वो हम थिंकर वाले पार्ट के बाद जो है पढ़ेंगे। अब मैंने इसे इस वजह से पहले हम थिंकर वाला पार्ट ही स्टार्ट करना था, क्योंकि अगर सोशियोलॉजी में थिंकर वाला पार्ट समझ आ गया तो सारा पार्ट तो आप उंगलियों पे कर लोगे, उंगलियों पे। बस थिंकर वाला पार्ट थोड़ा सा, और आपको देखिएगा ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो भी रट रट जाएगा। इसके बाद पूरा हम जो है आगे जैसे कि हम देखेंगे कि भाई विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति समीक्षा, तो ये वाला जो है पूरा पोर्शन, और इसके बाद जो है ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये थिंकर वाले पार्ट से पहले है। तो थिंकर वाला जब पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको मैं बहुत सारी, देखो सोशियोलॉजी में अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट को, थिंकर्स को कोट करना होता है, ठीक है। कि भाई मान लो कि जो डाटा ग्रहण की तकनीक को लेकर के, तो जो जो रेफरेंसेस हैं उनको हमें कोट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस चीज को पहले करवा दूं तो आप जो है उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कोट करूंगा तो आप उनके बारे में जान नहीं रहे होंगे। अगर मैं एंजल्स के बारे में बताऊं तो नहीं जान रहे होंगे। मैक्स वेबर के बारे में आपको अगर उनका कुछ मैं रिसर्च जो है कोट करूं तो नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर इमाइल दुर्खीम का कुछ रेफरेंस दूं तो नहीं जान पा रहे होंगे। तो ये वाला जो यूनिट है, यानी विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति और इसकी जो समीक्षा है, जो रिसर्च मेथड है, अनुसंधान क्रिया, और जो इसके जो प्रकार है, हम थिंकर्स को कवर करने के बाद इन दोनों यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें जो थिंकर पढ़ना है, देखो कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन या रॉबर्ट के मर्टन, और जॉर्ज मीड। आप देखिए कि ओवरऑल जो है 7 हमारे बड़े बड़े जो हैं थिंकर हैं, और इनको कवर करने में हमें 1 माह या इससे ज्यादा लग जाएगा। 1 माह या इससे ज्यादा लग जाएगा। हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई कार्ल मार्क्स को हमने पूरा किया, तो पूरा जो उस कार्ल मार्क्स का जो सेक्टर है, जितना भी जो चीजें हैं, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन विधि, विसंबंधन और वर्ग संघर्ष, इसमें 4 सब हेडिंग है आपके कोर्स में मेंशन करी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि बेसिक अगर हम जब तक नई चीज जान पाते हैं तो फिर हमें समझने में कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो मैं तभी बोल रहा हूं कि भाई इसमें जो सिलेबस में है तो ऑलरेडी कवर होगा,
इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है हम साथ में कवर करेंगे जो सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वालिटी आप जो है 40,000 से कंपेयर करिएगा और फिर बताइएगा। तो हम टाइम नहीं ज्यादा लेंगे और आगे बढ़ते हैं हम जो है कार्ल मार्क्स को लेकर के। तो देखो खाली पेज, अच्छा एक मिनट, खाली पेज हमें जो है ना बस थोड़ा सा खाली पेज में इंसर्ट कर लेता हूँ, यहीं से इंसर्ट कर लेते हैं तो लिखने में आसानी रहेगी, समझाने में, है ना। बहुत हो गया, वेल सो ये हो गया। हमें क्या पढ़ना है, कार्ल मार्क्स, बहुत महत्वपूर्ण थिंकर। और अगर थिंकर आपको समझ आ गए तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सोशियोलॉजी को समझने के लिए, और फिर आप जो है इसको उंगलियों पे तैयार कर लोगे। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। पहले तो मैं इनकी कहानी आपको बता दूं, है ना। देखो जो कार्ल मार्क्स हैं, इनको समाजशास्त्र के 3 प्रमुख स्तंभों में एक माना जाता है। 3 प्रमुख स्तंभों में, अगर समाजशास्त्र में हम 3 स्तंभों की बात करें तो इमाइल दुर्खी, या आप दरखाइम कहते हो, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन 3 पिलर में से एक कार्ल मार्क्स है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनका जो पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जो जन्म है वो 1818 में क्रूसिया के ट्रायड शहर में हुआ था, और ये स्टार्टिंग में यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता जो हैं पेशे से वकील थे, जिन्होंने 1824 में प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया था। क्योंकि आप देखो कि जो जर्मनी में उस समय हो क्या रहा था कि यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो उस अत्याचार से बचने के लिए इनके पिता ने इनके पैदा होने के ठीक 6 साल बाद जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म अपना लिया। मार्क्स वास्तव में एक समाजशास्त्री नहीं थे, वे क्रांतिकारी व्यक्ति थे, परंतु मार्क्स ने जो कुछ भी प्रतिपादित किया वह उस टाइम पीरियड या उस काल के यूरोपीय समाज से घनिष्ठ तौर पर संबंधित था। मार्क्स के विचारों का अध्ययन समाजशास्त्र में भी होता रहा है, और मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी 1818 यानी 1818 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 1883 में इंग्लैंड में हुई। प्रारंभ में मार्क्स और इनके जो पिता हैं और इनका जो परिवार है वो ईसाई धर्म को फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में सामाजिक जो है अधिकारों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने के उद्देश्य से इनके परिवार ने ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लिया। और वकालत की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क्स हीगेल, जो हीगेल के दर्शन के अध्ययन के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में ही है, यहां पे गए और उन्होंने बर्लिन के दर्शन का अध्ययन किया। हीगेल के विचारों को मार्क्स ने कदापि पूर्णता नहीं स्वीकारा। जो हीगेल के विचार थे, देखो बर्लिन ये जब पहुंचते हैं तो उन्हीं के दर्शन की स्टडी करते हैं, लेकिन हीगेल के विचारों को मार्क्स ने कभी भी पूरी तरीके से नहीं स्वीकार किया। विश्वविद्यालय में मार्क्स ने जो है छात्रों के एक समूह का नेतृत्व किया, और ये जो छात्रों का समूह था ये अपने आप को यंग हीगेलियन कहते थे, और ये सभी छात्र हीगेल के दर्शन का अध्ययन करते थे। जो हीगेल का जो दर्शन था उसका स्टडी करते थे। उनके समूह का मुख्य उद्देश्य ये था कि हीगेल की आलोचना करना। अब जो हीगेल हैं ये चरम आदर्शवादी हैं, और दूसरी तरफ जो मार्क्स हैं ये चरम भौतिकवादी हैं।
एब्सोल्यूट मटेरियलिस्टिक्स है। हीगल का मानना है कि विचार ही एकमात्र चरम सत्य है। हीगल कहते हैं जो विचार है यही सबसे पहले आया और यही चरम सत्य है। और ये कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं से पहले आया, पहले विचार आया, भाई पहले बनाने का विचार आया तब तो ये मोबाइल बना। ये हीगल जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी भौतिक चीज है, ये जो स्टाइलस है तो बोले कि इसका स्टाइलस बनाने का विचार आया होगा तभी तो बना। तो ये हीगल कह रहे हैं, जबकि मार्क्स उनके अपोजिट कह रहे हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि पहले भौतिक वस्तु जो है मतलब भौतिक वस्तुएं ही चरम सत्य हैं और ये विचारों से पहले आए। वही वाली कहानी की पहले अंडा की मुर्गी। तो जो मार्क्स कह रहे हैं कि पहले ये जो भौतिक वस्तुएं ही चरम सत्य हैं और ये विचारों से पहले हैं। मार्क्स ने निरंतर हीगल के विचारों का खंडन किया, जो हीगल हैं उनके विचारों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि हीगल अपने सिर के बल खड़े हुए थे, मैंने उनको उनके पांव के बल खड़ा कर दिया। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं हीगल को। इनकी शिक्षा पूरी हुई और इसके बाद ये सरकार विरोधी गतिविधियों में जो है हिस्सा लेने लगे। इसके चलते इन्हें जर्मनी से भगा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और जर्मनी से जो है मार्क्स, जब जर्मनी से इनको भगा दिया जाता है तो ये फ्रांस पहुंचते हैं और यहां भी इन्होंने वैसे ही कार्य करना शुरू किया। फ्रेडरिक एंजल से फ्रांस में इनकी मुलाकात होती है और जो एंजल्स हैं उनके सबसे घनिष्ठ साथी बने। एंजल्स भी जो है जर्मनी से ही थे और वे कपड़े के मिल पर एक जो है स्वामित्व रखते थे, लेकिन पूंजीवादी विचारधाराओं से वो कतई प्रेरित नहीं थे। और मार्क्स में भी जो है मतलब फ्रांस में भी जो है मार्क्स ने सरकार विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्हें फ्रांस से भी बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया और फ्रांस से मार्क्स बेल्जियम पहुंचते हैं और उन्हीं कारणों से मार्क्स को बेल्जियम से भी बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और फिर वो दोबारा से जर्मनी में, जब बेल्जियम से निकाले जाते हैं तो जर्मनी में घुसने का प्रयास करते हैं और पकड़ लिया जाता है उनको। और जब ऐसा होता है तो जर्मनी से दोबारा से निकलते हैं और इंग्लैंड में उनको जो है राजनीतिक शरण मिल जाती है। अब मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा प्रतिपादित की। तो साम्यवाद की अवधारणा क्या है मार्क्स की? कि भाई जिसे कि पूंजीवाद की कहते हैं, जो साम्यवाद की अवधारणा है कि भाई जो पूंजीवाद आ चुका है औद्योगिक क्रांति के बाद, तो पूंजीवाद की एक प्रतिक्रिया के तौर में जो है साम्यवाद को देखा जा सकता है। पूंजीवाद उत्पादन की एक विधा है, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ये निवेश और पुनर्निवेश के माध्यम से लाभ को जो है निरंतर बढ़ावा देती है, या निरंतर बढ़ावा देने का जो इसका सर्वप्रमुख आधार है। लाभ को निरंतर बढ़ाते हैं, जो पूंजीवादियों का यही उद्देश्य है। उत्पादन की इस विधा में उत्पादन की शक्तियां अर्थात जो औद्योगिक इकाइयां हैं, तो इन पर किसी सबका अधिकार नहीं होता, इन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है। और श्रमिक मात्र अपने श्रम पर ही जो है स्वामित्व रखते हैं। जो श्रमिक वर्ग है वो अपने जो श्रम बेचता है अपने श्रम पर ही क्या करता है, वो स्वामित्व रखता है। समाज पूंजीपति या पूंजीवादी जो वर्ग है, समाज जो है दो वर्गों में बट गया है, एक पूंजीपति या पूंजीवादी वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। तो एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। इस व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण और आर्थिक असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कैसे? मार्क्स कह रहे हैं कि भाई जब उत्पादन की शक्तियों पर व्यक्ति विशेष का जो है स्वामित्व होगा तो ऑब्वियस है कि भाई असमानता, जो डिस्पैरिटी है, कि जो संसाधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो श्रमिकों का शोषण, आर्थिक असमानता ऑटोमेटिकली स्वतः उत्पन्न हो जाती है। मार्क्स जैसे लोग इस शोषण के स्वयं गवाह हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, मार्क्स बहुत गरीब रहे और प्रतिक्रिया के तौर पे उन्होंने साम्यवाद की अवधारणा प्रतिपादित करी। अच्छा, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं कि कहा जाता है कि जब तक आप गरीब रहते हैं तभी तक समाजवादी रहते हैं। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो अचानक आप पूंजीवादी हो जाते हैं, फिर आपके विचार वो समाजवादी रह ही नहीं जाते हैं। तो मार्क्स जो है स्वयं इस चीज के स्वयं गवाह रहे हैं, वो स्वयं पूरे जीवन भर गरीब रहे हैं। देखो, मार्क्स का मानना था कि भाई साम्यवाद पूंजीवाद को प्रतिस्थापित करेगा। जीवन भर यही कहते चले गए मार्क्स।
कि साम्यवाद आएगा और पूंजीवाद को प्रतिस्थापित करेगा। तो साम्यवाद क्या है? उत्पादन की एक अन्य विधा है, और मार्क्स साम्यवाद में कह रहे हैं कि उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व जो है पूरे समुदाय का, पूरे समाज का होगा, और संसाधनों का वितरण सब में समान रूप से होगा। यह एक ऐसा समाज होगा जिसमें आर्थिक असमानता बिल्कुल नहीं होगी, और समाज में जो है वर्ग नहीं होंगे, वर्ग विहीन होगा समाज, और यह एक जो है इक्वलिटेरियन, समता मूलक समाज होगा। क्या है ये? एक समता मूलक समाज होगा। भाई इन देखो होता क्या है, एक थोड़ी सी और मैं इनके आगे कहानी में बढ़ता हूं कि इनके पिता भी जो है ना पेशे से वकील थे, और इन्होंने वकालत ही करी थी। मार्क्स ने सबसे पहले कानून वकालत की पढ़ाई, और इसके बाद उनका जो झुकाव है ना वो दर्शन की ओर गया। उन्होंने 1841 में करीब अपने 22 साल की एज के आसपास बर्लिन में आकर जो है इपिक्यूरस नामक दर्शन शास्त्र की भौतिकवादी शाखा पर शोध किया, और बर्लिन में अपने अध्ययन के दौरान वही जो युवा हेगेलवादियों के संपर्क में आते हैं, और बर्लिन में अपने अध्ययन के दौरान जब मार्क्स ये युवा हेगेलवादियों के संपर्क में आए, और दर्शन शास्त्री GWF हीगेल के कार्यों का इन्होंने मूल्यांकन शुरू किया, GWF हीगेल नाम का। और ये जो है इसके बाद ये PhD की डिग्री प्राप्त करते हैं, और उन्होंने अपने बचपन की साथी एक इनकी थी बचपन की ही, जेनी वेस्टफैलन। ये जरूरी नहीं है, बस एक बता दूं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कोई चीज, और आप आजकल ना शादी विवाह में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनकी एक बचपन की दोस्त थी, साथी थी, जेनी वेस्टफैलन, उसी से इन्होंने शादी किया। शुरुआती के दिनों में जर्मनी में रहने लगे, और मैंने जो आपको पूरी कहानी बताई कि जर्मनी में निवास के दौरान मार्क्स ने अपना जो है लेखन शुरू किया, और विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर इन्हें इस वजह से इन्हें ये सारा सब कुछ किया कि भाई इन्हें विश्वविद्यालय में ये जब लेखन वगैरह कार्य किया तो इन्हें लग रहा था कि भाई विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर हो जाऊंगा, अध्यापन का अवसर प्राप्त हो जाए। लेकिन कार्ल मार्क्स की ये जो सोच थी परिवर्तनकारी, तो जर्मनी के तत्ववादी राजनीतिक परिदृश्य के ये विरोधाभासी थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, और इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया, और इन्हें हस्बैंड वाइफ को मैंने बताया कि इन्हें जर्मनी छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। लगातार इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और वो फिर पेरिस, जब फ्रांस से फिर दोबारा से बेल्जियम से फिर ये दोबारा पकड़े गए जब वापस जर्मनी लौट रहे थे, और फिर जर्मनी से दोबारा ये ब्रिटेन। तो यहां पर आप देखोगे कि पेरिस ही वह जगह थी जहां पर पूरे यूरोप से परिवर्तनकारी सोच के लोग इकट्ठा हो रहे थे, और इनमें ही फ्रेडरिक एंजल्स का नाम, जो मैंने अभी बताया कि इनके जो दोस्त बनते हैं। और मार्क्स और एंजल की पहली मुलाकात जो है 1848 में पेरिस का एक कैफे होता है, वहीं पर होती है। इसके बाद से जो है इनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध बन गया। एंजल्स मार्क्स के प्रोत्साहक थे, और ये उपकारी के तौर पे, बेशक वो पूंजीपति वर्ग से आते थे, उनकी एक कपड़ा की मिल पर स्वामित्व था, लेकिन वो मार्क्स के प्रोत्साहक थे। और इसी दौरान कार्ल मार्क्स थोड़े समय के लिए जर्मनी वापस गए, और वहां फ्रांस में घट रही जो है क्रांति के पक्ष में वातावरण निर्मित करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें जर्मनी से निर्वासित कर दिया गया, और पुनः जो है पेरिस आ गए, और फ्रांसीसी सरकार ने भी उन्हें जो है देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। तब मार्क्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन चले गए। फाइनली उन्हें लंदन में राजनीतिक शरण मिलती है। इसके बाद मार्क्स ने अपना अधिकांश जीवन यहीं बिताया, और इसी दौर में जो है ब्रिटिश संग्रहालय में मार्क्स के लेख न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में छपते थे। मार्क्स के जो लेख थे, तो वहां का एक जो है ये वो था, ब्रिटिश संग्रहालय में एक न्यूयॉर्क डेली जो है ट्रिब्यून था, और उनको जो है कुछ पारिश्रमिक मिल जाता था, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। लेकिन मार्क्स का जो पूरा जीवन है वो इसी कसमकस जो है निर्धनता में बीता, और एंजल्स की उदारता पर वो निर्भर रहे। मैं मार्क्स की पहले हम जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से पहले
मैं मार्क्स की कुछ रचनाओं पे जो है आपका गौर फरमाना चाहूंगा। 1850 से 1860 के आसपास, इसके बीच जो है मार्क्स ने लंदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण जो है कुछ दिए। और इस दौरान जो है इन्होंने द 18 ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, इनकी रचनाओं में, अगर मार्क्स की हम रचनाओं की बात करें तो मैं लिख देता हूं, मार्क्स की जो रचनाएं, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल। दास कैपिटल एक्चुअल में जो 3 खंड होते हैं दास कैपिटल के, 3 वॉल्यूम होते हैं। उनके जीवन काल में उनकी अधिकांश रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो सका, और उनकी जो तैयार ये जो है रचनाएं हैं, पांडुलिपियां हैं, उनके आधार पर उनके दोस्त जो एंजल्स ने, इन्होंने कैपिटल यानी पूंजी के द्वितीय तृतीय खंडों का प्रकाशन कराया। और इसके साथ ही एंजल्स ने ही उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इसका भी प्रकाशन कराया। मार्क्स 2 साल तक पेरिस में रहे और उनके लेख जो है लिखे। इनमें से 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक अर्थशास्त्र एवं दर्शन संबंधी पांडुलिपि, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरी द जर्मन आइडियोलॉजी। इसके बाद भी मार्क्स का लेखन जारी रहा और 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी को उन्होंने एंजल्स के साथ पूरा किया। मार्क्स के लेखों से फ्रांसीसी सरकार भी खुश नहीं थी, और मार्क्स को जब फ्रांस छोड़कर ब्रसेल्स जाना पड़ा, बेल्जियम, जहां मार्क्स ने मजदूरों के संगठन और राजनीतिक पार्टियों के साथ काम करना शुरू किया। और उसी दौरान जो है एंजल से मिलकर के 1848 में साम्यवाद के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अपने प्रसिद्ध आलेख मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी को जो है प्रकाशित किया, जो कि बहुत अधिक राजनीतिक महत्व रखता है। अब मार्क्स का अगला जो है थ्योरी हमारे जो है ये सिलेबस में मेंशन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, देखो भाई, ऐतिहासिक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेनिन के गुरु प्लेखनो ने किया था। ये जो शब्द है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसका प्रयोग सबसे पहले जो है लेनिन के गुरु जो है प्लेखनो ने किया था। परंतु प्लेखनो ने इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के समाज के इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया। इस अवधारणा को व्यवस्थित तौर से सर्वप्रथम सबसे पहले फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन ऑफ साइंटिफिक में समझाने का प्रयास किया। और यह जो पुस्तक है मार्क्स की मृत्यु के बाद छपी। पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, नोट्स में सारा चीज मिलेगा। ये आपको, वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के साथ, कि भाई जो मतलब इस अवधारणा को जो व्यवस्थित तौर से वेरी फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक एंजल्स, जो उनकी पुस्तक है सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, तो इसमें समझाने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। इसके बाद यह पुस्तक जो है मार्क्स जब खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। उनके अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव समाज के इतिहास के संदर्भ में वह विचारधारा है जो कि मनुष्य के इतिहास की हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखती है। अच्छा, मार्क्स के बारे में
थोड़ा सा मार्क्स जो है डिटर्मिनिस्ट नजरिए के हैं। मार्क्स के बारे में निर्धारणवाद जो है कहा जाता है कि ये बहुत निर्धारणवादी है। मार्क्स की कोई भी थ्योरी उठा के देखिएगा, हर एक चीज को मार्क्स जो है आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखने का प्रयास करें। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी मार्क्स कह रहे हैं कि भाई मानव समाज के इतिहास के संदर्भ में ये वो विचारधारा है जो कि मनुष्य के इतिहास की हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। और मार्क्स ने मनुष्य के समाज को एवं समाज में घटित हर प्रमुख घटना को मात्र आर्थिक नजरिए से देखने का प्रयास किया। और मार्क्स के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व ही भौतिकवादी वस्तुओं के उत्पादन की उसकी क्षमता पर आधारित रहा। जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तब वह अपने अस्तित्व को मात्र इस कारण से संरक्षित रख सका कि वह भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि जैसे भौतिक वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण में सक्षम था। समाज की उत्पत्ति को भी आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखा गया। मार्क्स के अनुसार धीरे धीरे मनुष्य को यह आभास हुआ कि संगठित होकर के अर्थात एकजुट होकर के वह ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के उद्देश्य से मनुष्य एकजुट हुआ और उसने समाज का निर्माण किया। मनुष्य के उद्भव को भी आर्थिक आधारों के साथ जोड़कर देखा गया। मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी हुई, समाज के पुरुष सदस्य जो कि आर्थिक क्रियाओं से जुड़े थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति संचय किया। पुरुष सदस्यों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनकी संपत्ति का हस्तांतरण मात्र उन्हीं की संतानों को हो, तभी संभव था कि जब पितृत्व निर्धारण की कोई व्यवस्था हो। और पितृत्व निर्धारण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं की जो यौन स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करना अनिवार्य समझा गया, क्योंकि तभी तो पितृत्व निर्धारण हो सकेगा जब अगर महिलाओं की जो यौन स्वतंत्रता है उस पर कंट्रोल होगा। और इस उद्देश्य से परिवार का निर्माण किया गया। स्तरीकरण की व्यवस्था को भी मार्क्स ने मात्र आर्थिक तौर से देखा। और मार्क्स के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य आखेटक था, शिकारी था, खाद्य सामग्रियों का संकलन करता था और मात्र उतना ही वह शिकार करता था, आकेट करता था, उतना ही संकलन किया जाता था जितना कि वो उपभोग के लिए उसके लिए अनिवार्य हो। अधिशेष का उत्पादन नहीं होता था। जैसे जैसे कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया के तौर पे उत्पन्न हुई तो समाज के कुछ ही सदस्य पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ हो गए और समाज के अन्य सदस्य खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हो गए। उन्होंने अन्य आर्थिक क्रियाओं, वस्तुओं के उत्पादन से अपने आप को जोड़ा और इस प्रकार समाज में विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो कि सक्षम थे, जो सबल थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संचय भी किया और अन्य सदस्य जो है पिछड़ते रह गए और इस प्रकार से समाज में वर्ग विभाजन उत्पन्न हुआ। विभिन्न वर्गों के सामूहिक हित एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिनके पास संसाधन होते हैं वे अन्य सदस्यों का शोषण करते हैं और इसके कारण वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार होता है। समाज में परिवर्तन को भी आर्थिक कारकों से जोड़ा गया और मार्क्स का मानना था कि जैसे ही एक साम्यवादी समाज की उत्पत्ति होगी, उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व पूरे समाज का होगा और संसाधनों का वितरण सब में समान तौर से होगा। ना तो वर्ग विभाजन होगा और ना ही वर्ग संघर्ष होगा, ना ही वर्ग संघर्ष होगा और यही इतिहास का अंत होगा। मनुष्य के समाज के इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा रूढ़िवादी कारणवाद प्रयोजनवाद से ग्रसित है। रूढ़िवादी कारणवाद प्रयोजनवाद किसी भी सामाजिक यथार्थ को समझने का वो तरीका है, वो सलीका है जिसमें अनुसंधानकर्ता परिणाम पहले से ही सोच कर रख लेता है। जैसे कि मैंने अभी बताया डिटरमिनिस्ट है, पहले से आप उनके बारे में विचार बना लिया, ये प्रयोजनवाद है।
और अलग अलग तर्कों के माध्यम से उसको वह प्रमाणित करने का प्रयास करता है जो पहले से उसने सोच रखा है। मानव समाज के इतिहास के संदर्भ में यह मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक निर्धारणवाद से भी ग्रसित है। निर्धारणवाद वो विचारधारा है जो कि किसी भी वास्तविकता के मात्र एक ही पक्ष को स्वीकार करती है और एक किसी भी अन्य उपस्थित विचार का खंडन कर देती है। यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने अपने पूर्वाग्रह के कारण मानव समाज में घटित हर प्रमुख घटना को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखा, परंतु ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को द्वंदात्मक भौतिकवाद के विस्तार के तौर पे देखा जा सकता है। द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है उसके विस्तार के तौर पे देखा जा सकता है। तो आपने मार्क्स का जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद समझा, देखा। इसको और शॉर्ट में अब याद करने का तरीका क्या है, मैं तो आपको एक पूरी कहानी नुमा चीजें समझा दी कि कैसे कैसे मार्क्स का क्या मानना है, मार्क्स क्या सोचते हैं, मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा क्या है, उसमें मार्क्स क्या चाहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंदात्मक भौतिकवाद के नियमों को मानव इतिहास के ऊपर लागू करके उसका अध्ययन करता है। मतलब तो अब आपको द्वंदात्मक भौतिकवाद समझ होना चाहिए, तो बस ये टर्म जानो, आगे हम द्वंदात्मक भौतिकवाद ही समझेंगे। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ये द्वंदात्मक या डायलेक्टिक जो मटेरियलिज्म है उसके नियमों को मानव इतिहास के ऊपर लागू करके उसका स्टडी करना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को समाज के विकास का नियम भी कहा जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में सामाजिक विकास का अध्ययन करके ऐतिहासिक विकास का नियम विकसित किया और इसकी आधारभूत अवधारणा मार्क्स के अनुसार जो कि इतिहास के नियमों को विकसित करने के क्रम में हमें उन नियमों और उन पहलुओं को समझना, विश्लेषित करना होगा जो सभी देशों और कार्यक्रमों पर लागू हो सके। और इस क्रम में दो गतिविधियां हैं। पहली मनुष्य की जो है पुनरुत्पादक प्रजनन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन गतिविधि, और दूसरी सामाजिक उत्पादन प्रजनन गतिविधियां जैविकी अवधारणा है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता है और इसीलिए सामाजिक उत्पादन का अध्ययन ही जो है विकास का वास्तविक नियम है। मानव उद विकास के आरंभ से ही मनुष्य ने स्वयं को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन में लगाया और इस प्रक्रिया के लिए मनुष्य ने औजार बनाना और उनका प्रयोग करना सीखा। प्रकृति के साथ मानवीय श्रम और विकास के प्रयोग से ही मानवीय जो है मस्तिष्क का विकास हुआ, जो लगातार सदियों से आगे की दिशा में विकसित होता जा रहा है। उत्पादन के औजारों की प्रगति और विकास मानवीय विकास की गाथा है। विज्ञान की उत्पत्ति जो है श्रम की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और सामाजिक उत्पादन के तीन तत्व हैं, मानव श्रम, प्रकृति, प्रकृति में जो जमीन, कच्चा माल और उत्पादन के औजार। हम उससे पहले उत्पादन के जो साधन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें एलियनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एलियनेशन, अलगाव। तो आपने मार्क्स का जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद आसानी से समझ लिया। ये मैं मान के चलता हूं कि आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। अगला हमारा सब हेडिंग है जो पढ़ना है, विसंबंधन। विसंबंधन या अलगाव। एलियनेशन, एलियनेशन, विसंबंधन या फिर अलगाव। अलगाव या विसंबंधन, इस शब्द को हीगल ने प्रतिपादित किया था और मार्क्स ने इस शब्द को हीगल की जो लेखनियां हैं उन्हीं से अपनाया। परंतु हीगल ने इस शब्द का प्रयोग दार्शनिक तौर से किया था, जबकि मार्क्स ने इसका जो प्रयोग है वो समाजशास्त्रीय रूप से किया है। मार्क्स ने भी अपने बाद की लेखनियों में अलगाव के स्थान पर शोषण शब्द का प्रयोग किया। मतलब ये जो अलगाव की जगह
उन्होंने शोषण शब्द का प्रयोग किया। शोषण शब्द का, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हीगल ने किया, जो मैंने आपको कहा, और जो है समाजशास्त्री रूप जो है इसको मार्क्स ने दिया। मतलब जो है समाजशास्त्री रूप, समाजशास्त्री जो स्टडी है वो मार्क्स ने। ये हीगल की लेखनियों से जो है इस शब्द को मार्क्स ने अडॉप्ट किया। बाद में इस शब्द को मार्क्स खुद जो है अलगाव को शोषण के तौर पे लिखने लगे, शोषण लिखने लगे, शोषण शब्द का प्रयोग करने लगे। विसंबंधन को परिभाषित करते हुए मार्क्स ने कहा, मार्क्स कह रहे हैं कि यह एक सामाजिक और मानसिक दशा है। जो विसंबंधन है यह एक सामाजिक और ये मानसिक दशा है, सामाजिक और यह मानसिक दशा है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप से समाज के अन्य सदस्यों से अलग थलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और यह पूर्णतः विलग जब है, ये जो है पूरी तरीके से आइसोलेट होने की एक दशा है। मार्क्स कह रहे हैं कि विसंबंधन की यह दशा मनुष्य के लिए एक पूर्णतः नवीन दशा नहीं है। मनुष्य के समाज में यह तब से उपस्थित है जब से यह मनुष्य उपस्थित है, जब से मनुष्य है। ये मार्क्स कह रहे हैं कि ये कोई नई नहीं है, ये जब से मनुष्य है ये तभी से है विसंबंधन। और समय के साथ अलगाव की इस दिशा में परिवर्तन जरूर हुआ, प्रारूप परिवर्तित कर लिया इसने अपना। मनुष्य के जीवन में अलगाव की जो पहली दशा थी वह प्राकृतिक थी, वह मानव जनित नहीं थी। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, प्रकृति ने जिंदा रखने के लिए, प्रकृति में जो है जिंदा रहने के लिए उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। मनुष्य भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता के माध्यम से विसंबंधन की इस दशा में विजय प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के इस इच्छा के कारण मनुष्य आज एक पूंजीवादी समाज का हिस्सा बन गया है। और एक पूंजीवादी समाज में विसंबंधन ने अपने आप को नए प्रारूपों में परिवर्तित कर लिया है। मतलब कि पूंजीवादी समाज में जो एलियनेशन है, अलगाव है, इसने अपने आप को अन्य प्रारूपों में परिवर्तित कर लिया है। मार्क्स मुख्यतः श्रमिक वर्ग की दशा के संदर्भ में चिंतित थे और वे श्रमिक वर्ग के विसंबंधन की दशा को ही उजागर करना चाहते थे। मार्क्स का कंसर्न इन्हीं लोगों के प्रति ज्यादा था और इसी वजह से हर एक अपनी थ्योरी में मार्क्स कहीं ना कहीं जो है आर्थिक गतिविधि की बात भी कर रहे हैं। मार्क्स अपने एलियनेशन में मैंने बताया कि भाई जो श्रमिक वर्ग है उनके संदर्भ में ये चिंतित थे, उन्हीं की दशा को ये उजागर करना चाह रहे थे। उनके अनुसार एक पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग अपने श्रम के उत्पाद से ही विसंबंधित हो जाता है। मार्क्स कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज में जो श्रमिक वर्ग अपना जो श्रम बेचता है वह अपने श्रम के उत्पाद से ही अलग हो जाता है। लोगों ने कहा कैसे? तो प्रारंभ में मार्क्स कह रहे हैं कि मनुष्य जो भी उत्पादित करता था वह मात्र उसके खुद के उपभोग के लिए होता था। वह जो भी बनाता था, जो भी उत्पादन करता था, वो खुद उसका उपभोग कर लेता था, उसका उनमें पूर्ण नियंत्रण होता था। परंतु ये जो पूंजीवादी समाज है, इसमें श्रमिक जो भी उत्पादन करता है उसका उद्देश्य पूंजीपति वर्ग का लाभ सुनिश्चित करने का होता है। मार्क्स कह रहे हैं कि श्रमिक वर्ग निर्णय लेने की प्रक्रिया से वो विसंबंधित हो जाता है, वह निर्णय नहीं ले सकता है। और एक पूंजीवादी समाज में औद्योगिक इकाइयों में सभी निर्णय पूंजीपति वर्ग लेता है, सारा निर्णय जो है कैपिटलिस्ट ग्रुप लेगा, श्रमिकों की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। और इसीलिए मार्क्स कह रहे हैं कि ये जो श्रमिक वर्ग है वो है अपने श्रम से ही अलग हो जाता है। और उनके एलियनेशन की इस अवधारणा को मार्क्स जो है मतलब जोड़ रहे हैं एलियनेशन से। पूंजीवादी समाज में श्रमिक अपनी वास्तविक मनुष्यता से भी संबंधित हो जाता है। मार्क्स कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज है, मनुष्य नहीं रह जाता है। मार्क्स कह रहे हैं ऐसा। मनुष्य को किसी भी जीव की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, सही है, परंतु पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की दशा पशुओं से भी बदतर हो जाती है, उनसे भी गई गुजरी हो जाती है। ये मैं नहीं, ये मार्क्स कह रहे हैं। ऐसा क्यों?
आगे कह रहे हैं कि भाई जानवरों को भी अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए कि वो उन्हें अपना श्रम नहीं बेचना पड़ता है। हालांकि गधों की बात छोड़ दो कि गधों को ऐसा करना होता है, ये मार्क्स कह रहे हैं। जो गधे होते हैं ना, मतलब गधे वो वाला नहीं जो स्लैंग वाला गधा, गधा रियल वाला जो जैसे कि समांड होता है। आपने, मैं एक ऐसी सोच रहा था कि अभी जो है लोग उत्तराखंड जा रहे थे, तो उत्तराखंड में जो है ना, आप देखो बहुत चढ़ाई है, एक मूवी भी देखी होगी सुशांत सिंह की, और वो चढ़ाई है, तो वहां जो है मतलब ट्रेवलिंग के लिए जहां पर आप गाड़ी और ये वाहन नहीं जा सकते हैं, तो गधों का लोग प्रयोग करते हैं, खच्चर का, डंकी। तो मतलब कुछ दिनों में 50 से 58 जो है डंकी मारे गए। एक में कोई लेख पढ़ रहा था, तो मार्क्स यही कह रहे हैं कि भाई ये जो पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की दशा पशुओं से भी गैर गुजरी, पशुओं से भी हीन हो गई है। जानवरों को भी अपनी आजीविका के सुनिश्चित करने के लिए श्रम बेचने की कोई जरूरत नहीं होती है, परंतु एक पूंजीवादी समाज में श्रमिकों को जीवित रहने के लिए अपना श्रम बेचना पड़ता है। और मार्क्स कह रहे हैं कि श्रमिक समाज में भी विसंबंधित हो जाता है, मतलब समाज से भी विसंबंधित हो जाता है। मतलब श्रमिक जो है समाज से भी संबंधित हो गया, अलग हो गया, एलियनेट हो गया, आइसोलेट हो गया, समाज के अन्य सदस्यों से पृथक हो जाता है। आपसी संबंध अनुबंध पर आधारित हो जाते हैं। जो आपसी संबंध है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है बेस्ड होते हैं। तो मार्क्स का ये मानना था कि विसंबंधन की यह दशा उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उपस्थित है, और जैसे ही उत्पादन की इस पूंजीवादी व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था प्रतिस्थापित करेगी, तो विसंबंधन की यह समस्या ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। C.W. मिल्स ने मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विसंबंधन की अवधारणा का पुनः विस्तार किया, और उनके अनुसार सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ विसंबंधन के नए मतलब अन्य जो है नया प्रारूप धारण कर लिया है विसंबंधन ने। पहले वस्तुओं का उत्पादन होता था, उसकी बिक्री होती थी। अब वस्तुओं के उत्पादन में कौशल की आवश्यकता देखी जाती थी, परंतु सेवा क्षेत्र में जो है व्यक्तित्व की खरीद बिक्री होती है, और यह व्यक्तित्व का बाजार है। अब कौशल का प्रयोग व्यक्तित्व पर किया जाता है, और जो है सेवा क्षेत्र में ग्राहकों को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से एक बनावटी व्यक्तित्व की जो है धारणा क्रिएट की जाती है, बनावटी व्यक्तित्व को धारण किया जाता है। इस बनावटी व्यक्तित्व के पीछे एक व्यक्ति का वास्तविक जो व्यक्तित्व है वो गुम हो जाता है, और मनुष्य अपने वास्तविक व्यक्तित्व से जो है विसंबंधित हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये W.C. मिल्स कह रहे हैं। उन्हीं के आगे मार्क्स के बाद ये भी देखो, अब विसंबंधन की हमने मार्क्स का थ्योरी बताया, लेकिन ये कोट करना पड़ेगा कि भाई अलग अलग थिंकर्स क्या कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं W.C. मिल्स हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो व्यक्ति है आजकल जो सर्विस बेची जाती हैं, तो भाई ये सर्विस नहीं, सेवा क्षेत्र में जो है व्यक्तित्व की खरीद बिक्री होती है। अब आपकी पर्सनैलिटी की खरीद बिक्री होती है। आप देखो ना कि बड़ा प्यार से, जब फोन से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आजकल, तो जब बहुत प्यार से आप अगर कोई बात करता है, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है तो खरीद लेते हो, होता है ना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि भाई आपको जरूरत है लेकिन कोई रूडली बिहेव करता है, वो आप नहीं खरीदते हो। इसका मतलब खरीद बिक्री किसकी है? सर्विस की नहीं है, प्रोडक्ट की नहीं है, व्यक्तित्व की है। और W.C. मिल्स वही कह रहे हैं कि भाई पहले वस्तुओं का उत्पादन होता था और उनकी खरीद बिक्री होती थी। वस्तुओं के उत्पादन में कौशल की आवश्यकता देखी जाती थी, कौशल की जरूरत होती थी, स्किल की जरूरत होती थी। लेकिन सेवा क्षेत्र में जो है व्यक्तित्व की खरीद बिक्री होती है, और यह व्यक्तित्व का बाजार है। अब कौशल का प्रयोग व्यक्तित्व पर किया जाता है, और सेवा क्षेत्र में ग्राहकों को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से एक बनावटी व्यक्तित्व धारण किया जाता है। अब देखिए कि कुछ भी बेचने के लिए एक अलग तरीके का नरेटिव कसा जाता है, बनाया जाता है, तो एक बनावटी व्यक्तित्व तो है। तो कहा जा रहा है कि इस बनावटी व्यक्तित्व के पीछे एक व्यक्ति का जो वास्तविक व्यक्तित्व है वही गुम हो जाता है, तो मनुष्य अपने वास्तविक व्यक्तित्व से जो है विसंबंधित हो जाता है। वेबर ने मार्क्स के उस विचार का खंडन किया कि एक साम्यवादी समाज में विसंबंधन की दशा उपस्थित नहीं होगी।
बेबर कह रहे हैं कि एक आधुनिक औद्योगिक बृहद समाज में विसंबंधन की स्थिति अनिवार्य तौर से उपस्थित रहेगी। बेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में भी विसंबंधन की दशा सामाजिक जीवन के अत्यधिक तार्किक हो जाने के कारण उपस्थित होती है। भावनाओं की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। हर एक प्रक्रिया में मनुष्य को तार्किक नियमों को अनुपालन करना पड़ता है और मनुष्य के सदस्य एक बृहद व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हैं। मनुष्य असहाय हो जाता है और उस पूरी व्यवस्था पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है और वह विसंबंधित, वो है अलगाव जो है महसूस करता है। तो आपने जो है विसंबंधन की जो दशा है, जो अलगाव है, इसको भी पढ़िए। होपफुली मैं ये मान के चलता हूं कि आप जो है यहां पर किसी प्रकार से कोई आपको डाउट नहीं होगा। लेकिन देखो यहां पर एक दूसरा हम जो सब हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, उत्पादन के साधन, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो थिंकर वाले पार्ट में कि किस व्यक्ति ने, यहां पर देखो एज इट इज, जिसने जैसा कहा वैसे ही लिखना है, अपनी चीजों को इसमें से नहीं इसमें घुसेड़ना है, ये ध्यान रखना। आपको क्या लगता है, आप अलगाव के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं सर। अगर वो पूछा है कि भाई एलियनेशन जो है, मार्क्स के एलियनेशन, मार्क्स क्या सोच रहे हैं, उनका एलियनेशन क्या है, तो मार्क्स का ही एलियनेशन लिखना है। डब्ल्यू.सी. मिल्स की ही बातें जो है कोट करनी है और बेबर की ही बातें कोट करनी है। आपका मन आया कि ये मेरे अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो ध्यान रखना सोशियोलॉजी में इस चीज से बचना होता है। पीएसआईआर ऑप्शनल वालों को भी जो है इससे बचना होता है। कई बार हमें चीजें जो है ऑड इवन लग सकती हैं, लेकिन आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। थिंकर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, खासकर जो जैसा जिसने कहा एज इट इज वैसे लिखना है। ओके, इसके बाद जो है अगला हमें उत्पादन के साधन